अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की जो रिटर्न है ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना बिजनेस करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप कोई चीज़ बेच नहीं रहे, आप ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप लोगों को सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने इस रिटर्न को फॉलो करना है। और इसमें कौन कौन से लोग आएंगे ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्चर जो का काम करते हैं क्योंकि वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं। मतलब ये जो लोग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, आपने ये रिटर्न फॉलो करनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो लेकिन आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो फिर आपने सैलरी पर्सन वाली ही रिटर्न फाइल करनी है। ये उन लोगों के लिए है जो अपना बिजनेस करते हैं, उनका जैसे डॉक्टर है तो उसका अपना क्लिनिक है, वो जॉब जॉब नहीं करा, वो क्लिनिक उसका अपना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, तो आपकी कंसल्टेंसी अपनी फर्म है जिसको आप चला रहे हो, तो फिर आपने ये फॉलो करनी है अगर आप इसमें सर्विसेज प्रोवाइडिंग का बिजनेस कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, एफपीआर की मेन वेबसाइट से आपने आयरस पे आ जाना है। आयरस पे जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड का प्रोसेस आपको पता है, हाउ टू मेक एनटीएन। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना होता है। ये आपका सारा जो है ना डाटा इसमें आ रहा होता है। यहाँ पे आपने आके इस पे क्लिक करना है क्योंकि बाकी सारे फॉर्म जो है वो ऊपर से ओपन होंगे, आपके लिए नॉर्मल फॉर्म ही होगा, तो इसलिए आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है आपने वो ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं 2023 की कर रहा हूँ। अब इस साल में हमने इस साल का डाटा देना है, जुलाई 22 से 30 जून 2023 तक। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। जी, अब ये मेरे पास फॉर्म आ गया है जिसके अंदर मैंने अपनी कंसल्टेंसी या सर्विसेज की जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसकी जो इनकम है वो शो करनी है। यहाँ पे आप लोग ये बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने बिजनेस पे क्लिक करना है। ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम को छोड़ दें क्योंकि ये उनके लिए जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं। आपने अदर रेवेन्यू पे आना है। देखिए, अदर रेवेन्यू में अगर आप देखते हो तो आपको ये भी नजर आता है फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, बाकी भी चीजें नजर आती है। आपने और कुछ नहीं करना, आपने अदर को ही सिलेक्ट करना है, ये ठीक रहेगा आपके लिए। आप करने को तो ऊपर भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, तो ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कर लें तो ये सारा काम ठीक हो जाता है, जिसमें इसमें सभी इसमें सारे लोग कर सकते हैं इसमें, इसलिए उन्होंने अदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके बीच में पूरे साल का जो आपका रेवेन्यू होगा, जो आपकी सेल होगी, वो लिखनी है। मतलब पूरे साल में जितना पैसा आप कमा रहे हो अपने क्लिनिक से, अपने हॉस्पिटल से, अपनी फर्म से, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पूरे साल में हमारी जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है हमारा, वो है हमारा 85 लाख। इसको आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये आपने रेवेन्यू लिख दिया। अब आती है एक्सपेंसेस की बात। अब पहले तो आप देखेंगे इस बिजनेस से रेलेवेंट अगर आपके एक्सपेंसेस हैं तो आपने लिखने हैं। अगर आप एक्सपेंसेस नहीं शो करना चाहते या आप कहते हो कि यार इतने माइनर से एक्सपेंस होते हैं तो उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर बस आप जस्ट यहाँ पे अपना रेवेन्यू लिख दें, आपको एक्सपेंसेस शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने फर्म ली हुई है तो उसके लिए ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है आपने, ठीक है, उसके लिए आपने स्टाफ हायर किया हुआ है, हॉस्पिटल है तो आपने हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसको सैलरीज देनी होती हैं, उसकी मेंटेनेंस करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए आपने मैनेजमेंट और एडमिन में आना है। यहाँ पे अब आपने जो एक्सपेंसेस है ना आपने वो लिखने हैं। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो पूरे साल का जो भी आप रेंट पे करते हो वो यहाँ पे लिखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो भी रेंट पे करो या जिसको भी जो आपका ओनर है उसको आपने जो पेमेंट करनी है ना वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में करनी है। मतलब अपने बिजनेस के अकाउंट से उसके अकाउंट में आपने करनी है, ये आपने उसको कैश पे नहीं करना वरना ये आपको डिसअलाउ हो जाएगा। इसी तरह सैलरीज और वेजेस हैं, पूरे साल में जितने भी सैलरीज आप अपने स्टाफ को देते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमारी पूरे साल की जो सैलरीज हैं वो 14,20,000। और इसमें भी सैलरीज में भी जिस एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 से ज़्यादा है वो आपने उसको बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, आपने उसको कैश नहीं देना। अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, जैसे सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, अगर आप अपनी परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे सिटी जाते हो और उसका जो एक्सपेंस है वो आप खुद कर रहे होते हो, तो वो यहाँ पे आप अपना क्योंकि वो आपका बिजनेस और बिजनेस के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो वो यहाँ पे आप अपना पूरे साल का जितना अप्रॉक्सीमेट आपका एक्सपेंस बनता है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। इसी तरह आपका जो ऑफिस है वहाँ पे बिजली है, गैस है, बिजली उसका जो भी बिल है वो पूरे साल के बिल आप टोटल कर लें, वो यहाँ पे आपने लिखने। बिल्स की जो पेमेंट होती है वो आप कैश में भी कर सकते हो, उसका मसला नहीं होता।
ये कम्युनिकेशन एक्सपेंस है, इसमें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन जो आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो या बिजनेस प्रेमिसेस पे आपने पीटीसीएल और इंटरनेट के कनेक्शन लगाए हुए हैं, उनके जो बिल होंगे वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि मेरा इतना एक्सपेंस हुआ। ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्टेशनरी प्रिंटिंग, आपने जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रिंट करवाया हुआ है, आपके इनवाइसेस होते हैं। इसके अलावा और चीज़ें होती है जो भी आपने यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, वो पूरे साल में जो प्रिंटिंग आपने करवाई है आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन इसका कोशिश करेंगे बिल आपके पास हो और इसकी जो पेमेंट आपने करनी हो, वैसे तो ये थोड़ी सी पेमेंट होती है नॉर्मली, फिर भी अगर हो सके तो अपने बैंक से उसके बैंक अकाउंट में करें, वरना एटलीस्ट अपने बिल जो है वो संभाल के रखें। जी, ये आ गई आपकी सारी चीज़ें। फिर प्रोफेशनल चार्जेस, आपने कंसल्टेंट को जो भी पे किया है टैक्स फाइलिंग के लिए या किसी और कंसल्टेंट को, तो वो आप पूरे साल का यहाँ पे लिख सकते हो। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस हैं आपके, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इधर। और इससे कैलकुलेट भी करना है, इस कैलकुलेटर से भी हो जाएगा और इस बटन से भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा ना इसमें एक चीज़ नहीं आती कि आपकी अगर कोई परचेजिंग होती है, जैसे कि हम हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं, आप हॉस्पिटल मतलब बिजनेस कर रहे हो, तो आप कुछ परचेज करते हो, मतलब आप मेडिसिन परचेज करते हो, इक्विपमेंट परचेज करते हो और ऐसी चीज़ें यूज़ कर परचेज करते हो जो आपने पेशेंट्स को पे यूज़ करनी होती है, तो आप उसको फिर यहाँ पे लिख लें। जो परचेज की है ना बाहर से चीज़ें आपने, जो आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये नेट परचेजेस है। इसमें बस कोशिश ये करनी है कि आपने बिल भी संभाल के रखने इन परचेजेस के, और इनको जो पेमेंट करनी है ना आपने, वो भी अपने बिजनेस के अकाउंट से इनके अकाउंट में डायरेक्ट करनी है। ये आपने कैश पेमेंट नहीं करनी, बस आपने ये ध्यान रखना है। इसको कैलकुलेट कर, अब ये टोटल आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है। अब इसने ये लॉस बता दिया है कि आपका इतना लॉस हुआ है, ठीक है। चलें, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। फिर आपने क्या करना है, आपने जो बिजनेस कर रहे हो उसका कैपिटल भी यहाँ पे लिखना है। ये कैपिटल मैंने आपको बिजनेस पर्सन की वीडियो में भी बताया था कि जितने भी बिजनेस पर्सन है ना, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पे आपने शो करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है 2 मिलियन से, 2 मिलियन, इसको कैलकुलेट करें। अब इसके बीच में आपने ऊपर पहले देखना है कि ऊपर आपके पास एसेट्स क्या क्या पड़े। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, कुछ ज़्यादा आपने नहीं करनी। अगर आपने बिल्डिंग खुद बनाई हुई है, अपनी लैंड है आपकी, तो आप इनकी वैल्यू भी लिख सकते हो। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये हमारी नहीं, हमने रेंट पे ली हुई है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो आपके ऑफिस के क्योंकि जो सर्विसेज का बिजनेस होता है उनमें यही चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम कहते हैं कि इसमें हमारा 2 मिलियन का फर्नीचर है या एक मशीनरी या कुछ भी है। और इसके अलावा जो बिजनेस के बैंक अकाउंट्स हैं जिनका टाइटल आपके बिजनेस का नाम है, उनमें जितना भी बैलेंस है वो सारा टोटल करके आपने यहाँ पे लिखना है। फर्ज किया पूरे साल में हमारे बैंकों में 30 जून वाले दिन 5 लाख पड़े हुए थे, फिर ठीक है। अब अदर एसेट्स में जो हमारे बाकी एसेट्स हैं, कोई थोड़ी बहुत आइटम्स पड़ी हैं, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें जो भी है, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब देखें, ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी बन गई है, 3 मिलियन हो गई है। ये 3 मिलियन हो गया, ठीक है। जबकि कैपिटल हमारा कितना है, 2 मिलियन। हमने ये 2 मिलियन और ये 3 मिलियन, इसको इक्वल रखना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने नीचे आना, आपने कैपिटल में 2 मिलियन लिखा था, इसका मतलब हमारा 3 मिलियन तक है। तो अदर लाइबिलिटीज, या आपने मार्केट में किसी को पेमेंट करनी होती है नॉर्मली, अगर पेमेंट क्रेडिटर्स को नहीं करनी तो वैसे अदर लाइबिलिटीज में आपको 1 मिलियन ऐड करना है। ये बैलेंस शीट आपने लाजमी बनानी है, जितना इसको रियलिस्टिक बना सके उतना बेटर है, लेकिन आपने बनानी जरूर है। अब आपने करना ये है, अब आपने ये करना है, आपने ये जो कैपिटल लिखा था ना 2 मिलियन, ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में सिर्फ ये कैपिटल आएगा। वो आपने क्या करना है, वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, यहाँ पे पर्सनल एसेट्स में। ये देखें, ये अगर पिछले साल बिजनेस आपने ऐड किया था, पिछले साल का चल रहा है आपका, मतलब रिटर्न फाइल की थी, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं BC। ये मैंने ABC कंसल्टेंट लिखा, और यहाँ पे आपने जो कैपिटल की अमाउंट लिखी थी वो लिखनी है। अब ये हर साल चलती रहेगी, अगले साल की वेल्थ में भी आ जाएगी। अगर पिछले साल आपने फाइल किया है और अपना बिजनेस का कैपिटल ऐड किया, तो वो इस साल आ रहा होगा, आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपने अपनी रिटर्न की सारी एंट्री कर ली है। अब आप कंपटीशन में आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे भी ये लॉस आ रहा है आपका, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा आपको समझाने के लिए मैंने किया, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने एडजस्टेबल में आ जाना है। ये टैक्स चार्जेबल में नीचे जाके इसमें आप एडजस्टेबल पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने फ्रेंड्स देखना है, जो भी कोई एक्सपेंस आपने जिसका टैक्स कटा है ना, वो यहाँ पे आपने क्लेम करना है। जो भी टैक्स कटा है, जैसे आपने कोई पर्सनल गाड़ी रखी हुई है उसका टैक्स आपने पे किया है, ठीक है, वो आप लिखोगे यहाँ पे।
इसके अलावा आपके उधर ये जो है ना बिजली का बिल आपके आते हैं, बेशक ये रेजिडेंशियल है, बेशक ये बिजनेस का है, ये टैक्स आप सारा यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्लेम करना है। इसी तरह आपके टेलीफोन बिल जो है वो भी उनके ऊपर अगर इनकम टैक्स वो भी क्लेम कर सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो उसका भी टैक्स यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। ये देखिए ये 236 के का अगर आपने इस साल कोई प्रॉपर्टी परचेज किया उस पर आपने टैक्स पे किया है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ऊपर जो भी चीज़ें मैंने लिखी थी बताई हैं जिनमें भी प्लस का निशान आ रहा है ना, तो आपने करना कुछ भी नहीं। ये जैसे प्लस है प्राइवेट व्हीकल टैक्स, तो आप गाड़ी का नंबर लिखें और इसको ऐड कर ले। अब देखिए ये बॉक्स ऐड हो गया। अब इस साल मैंने जी गाड़ी का टैक्स पे किया, उसमें इनकम टैक्स 5,000 था, तो वो क्लेम कर लें। मतलब ये कि आप इसको वन बाय वन रीड कर लें, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। अगर आपने बाहर से कोई परचेजेस किया है अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो उसके ऊपर टैक्स कटा होगा, वो आपको एफपीआर मालूमात से भी मिल जाएगा। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि रिटर्न फाइल करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन लाजमी देख लें, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हो। तो आपने जो टैक्स पे किया है वो आपको एफपीआर मालूमात पे शो हो जाएगा, वो भी आप क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। ये बाहर से जो परचेजेस होती हैं अली बाबा से, अमेजोन से, तो उसका जो टैक्स होता है ना वो यहाँ पे आ रहा होता है। ये सारा करने के बाद अब फाइनल में आ जाए। अब इसमें एक चीज़ होती है, फाइनल में बाज़ दफ़ा ना आपका टैक्स कट जाता है। ये देखें अब इसमें ना पेमेंट फॉर सर्विसेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की, आपने किसी कंपनी के साथ काम किया, उस कंपनी ने आपको पेमेंट करते हुए आपका ये टैक्स काटा है, तो फिर आपने क्या करना है, ये ध्यान इधर इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा एक दफ़ा, ये भी आ जाएगा नीचे। जी, ये देखिए फ्रेंड्स, अब अक्सर जो है ना नॉर्मली ज़्यादातर जो चलता है वो ये 10% टैक्स चलता है। फिर भी आपने देखना है कि आपका कितने परसेंट टैक्स कटा है। अगर आपका 0.5% कटा है, 1% कटा है, 1.5 कटा है, 2, 3, ज़्यादातर ये 10 होता है, ठीक है। अगर आपका टैक्स कटा है या 7% है, तो आपने उसके इसके बॉक्स के सामने ही लिखना है। मैं कहता हूँ कि हमारा जो था ना बाकी चीज़ों पे अमाउंट्स पे टैक्स नहीं कटा, लेकिन 5 लाख की अमाउंट ऐसी थी जिसपे हमारा टैक्स कटा था, तो आपने उसको 5 लाख इधर लिखना है और इसके ऊपर ये जो टैक्स बना था इसको कॉपी करके यहाँ पे भी लिख देना, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कट चुका है। अब ये जो 5 लाख है ना फ्रेंड्स, ये अब आपकी जो है ना टोटल इनकम में शामिल थे, जो आपने इनकम यहाँ पे लिखी थी। आपने क्या करना है, अदर रेवेन्यू में आना है और इस 85 लाख के सामने आपने यहाँ पे दरमियान में 5 लाख लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये जो 5 लाख था ये असल में फाइनल टैक्स की इनकम थी आपकी, ठीक है। ये फाइनल टैक्स की इनकम थी और यही 5 लाख, इसका प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये 5 लाख जो है आपने सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में भी यहाँ पे लिखना है। ये नीचे आएंगे आप रिकंसिलेशन में, सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, ये आपने यहाँ पे भी लिखना है। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये फाइनल टैक्स की इनकम सेपरेट आती है। क्योंकि अगर आप वैसे देखोगे चार्जेबल में, तो आप देखो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ये आपको लॉस शो कर रहा है, ठीक है। तो अब लॉस जो है वो अगर आप कहते हो कि हम इसको यहाँ पे वेल्थ में लेके जाएं, तो नॉर्मली हम लॉस वेल्थ में लेके नहीं जाते, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप लेके जाओ, बल्कि आप एटलीस्ट 6 लाख तक अपना प्रॉफिट जरूर बनाओ, क्योंकि उस पर टैक्स ही कोई नहीं होता। तो 6 लाख तक अगर प्रॉफिट आप बनाते हो 2023 में, तो उसमें कोई टैक्स नहीं है, तो फिर आपको क्या जरूरत है लॉस शो करके अपनी वाइट मनी कम करने की, ठीक है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है अगर एक्चुअल नहीं भी हुआ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप जरूर रखें। 6 लाख तक प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं होता। अच्छा, मैं अभी नॉर्मल में नहीं लेके जा रहा क्योंकि हमारा लॉस हुआ था, या चले मैं कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा प्रॉफिट में ले जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका रेवेन्यू जो है ये यहाँ से बढ़ा के कर देता हूँ 95 लाख। ये 95 लाख ही है। अब आप अगर देखते हो टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशन में, अब आप आओगे तो अब ये देखो, ये अब आपको ये जो नॉर्मल प्रॉफिट, ये 5 लाख हम पहले ले गए थे, इसका लॉस प्रॉफिट के साथ ताल्लुक ही नहीं था। अब आपका जो प्रॉफिट है वो 487 लाख बन रहा है। आपने इसको कॉपी करना है और वेल्थ स्टेटमेंट में रिकंसिलेशन में यहाँ पे आपने देखें ये सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के सामने पेस्ट करना है। ये देखिए ये फाइनल टैक्स के सामने था, ये नॉर्मल में था, जिसके ऊपर टैक्स कटा हुआ था वो इधर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब आप दोबारा देखोगे ना उसमें कंप्यूटेशन में, तो आप देखो कि आपका कोई ना रिफंडेबल टैक्स बना हुआ है, पेएबल नहीं बना हुआ। अगर पेएबल बना होता ना तो ये एडमिटेड टैक्स के सामने आ रहा होता, उसका चालान बना के आपने पे करना था। लेकिन क्योंकि आपके भी हमने भी तो होल्डिंग टैक्स ऐड किए थे, तो इस वजह से पेएबल आपका नहीं बन रहा। अच्छा, अब इसके बीच में आपने आना है पर्सनल एक्सपेंसेस में। पूरे साल के जो पर्सनल एक्सपेंस हैं वो लमसम आप एक अमाउंट लिख रहे हैं कि पूरे साल में अप्रॉक्सीमेट मेरा जो पर्सनल एक्सपेंस है, घर के खर्चे वो इतने हुए। वन बाय वन एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं होती,
फिर आपने पर्सनल एसेट्स में आना है। अब ये मैं हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ, इससे रेलिवेंट वेल्थ स्टेटमेंट, कंप्रीहेंसिव वीडियो, कंप्लीट वेल्थ स्टेटमेंट की वर्किंग वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको डिटेल से देख सकते हो अगर समझ ना जाए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो या वैसे भी पिछले साल भी की थी, तो भी ये दोनों के लिए काम आएगी आपको। जो भी प्रॉपर्टी आपकी है 30 जून 2023 को, वो यहाँ पे आनी चाहिए। पिछले साल अगर शो की थी तो वो अब भी आ रही होगी, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना कि उसकी वैल्यू मार्केट बढ़ गई है, कम हो गई, वो वैसे ही आएगी। सिर्फ उस सूरत में प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करनी है, या तो ये इंस्टॉलमेंट पे थी, इस साल आपने जैसे पिछले लाख मैंने 15 लाख इंस्टॉलमेंट दी हुई थी, इस साल इसमें 5 लाख और मैंने ऐड इंस्टॉलमेंट किया, तो मैं इसको 2 मिलियन कर दूंगा। या पिछले साल 15 लाख का प्लॉट था, इस साल मैंने इसके ऊपर 15 लाख कंस्ट्रक्शन किया, तो फिर मैं इसको 3 मिलियन कर दूंगा। मतलब आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे खाम में नहीं बढ़ा देनी कि जी मार्केट में बढ़ गई है। अगर आपने उसके ऊपर खर्चा किया है, कोई इंस्टॉलमेंट पे किया, तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैसे नहीं बढ़ेगी। कोई नई प्रॉपर्टी लिया तो प्लस पे क्लिक करें, उसका एड्रेस लिखें, कितने मरले का है वो बताएं, किस सिटी में है वो बताएं, और इसको जब सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे एक बॉक्स ऐड कर देगा आपको, ये देखिए। बस आपने ज़्यादा डिटेल नहीं देनी, सिर्फ कितने मरले हैं, किस सिटी में, किस सोसाइटी में, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। देखिए बॉक्स ऐड हो गया। अब जितने का आपने लिया है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो कि जी मैंने 5 मिलियन का लिया है। बस जिसका एग्रीमेंट आपके पास हो, जितनी वैल्यू का आपने वो शो करनी है। बाकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है, गिफ्ट होती है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉपर्टी को कैसे इन और आउट करना है, सेल कैसे करनी है, तो परचेज कैसे होगी उसकी। परचेज की तो सिंपल इधर ही होगी, सेल का थोड़ा डिफरेंट होती है जी। ये आपने अपनी प्रॉपर्टी की एंट्री कर लेनी जी। आपने प्रॉपर्टी की एंट्री करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके बैंक अकाउंट। अब ये आपके पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं, ये बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं है। जिनका टाइटल आपका पर्सनल नाम है, आपने उनके क्लोजिंग बैलेंस 30 जून के यहाँ पे लिखने हैं, जिस भी साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। अब 2023 की हम फाइल कर रहे हैं तो 30 जून 2023 के बैलेंस आएंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी यहाँ पे शो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। वो एक कैपिटल की जो अमाउंट है वो लिखनी है। अब ये नहीं कर रहा कि मार्केट वैल्यू बढ़ गई, कम होगी तो आपने इसको ऊपर नीचे करना है। आपने ये वो अमाउंट लिखनी है जितना आपने इन्वेस्ट किया है। 30 जून के बैलेंस आपने अपडेट करने हैं, अकाउंट कोई नया ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके कर सकते हो। अकाउंट का नंबर लिखें, उसका बैंक का नाम लिखें, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको गाड़ी अगर आपने इस साल की परचेज की है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मोटर व्हीकल में प्लस पे क्लिक करें, नंबर लिखें और उसको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये बॉक्स ऐड कर देगा, ये आपने गाड़ी यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी गोल्ड है तो पिछले साल ऐड किया हुआ था तो एज इट इज चलता रहेगा। अगर पहली दफा फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आप गोल्ड ऐड कर लें अपना। और इसके अब ये गोल्ड की वैल्यू भी मार्केट के साथ आपने उसको बढ़ाना नहीं है, ये जो वैल्यू आप लिख दोगे बस ये वैसी ही चलेगी, इसको आपने छेड़ना नहीं दोबारा। ये घर की चीज़ों की वैल्यू लिखें, मोबाइल फोन लैपटॉप है तो वो लिखें पर्सनल आइटम में। फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश आप लाजमी लिखें, अभी उसको फिल कर लें, अगर है तो भी लिखें, ना है तो भी लिखें। अगर आप फर्स्ट टाइम फिल नहीं कर रहे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जो ऐसे करेंगे, आप फाइल करेंगे ना तो आपने यहाँ पे अपना जितना भी कैश है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो कैश है वो 85,20,000, मतलब आपने अपना कैश जो है वो लिखना है, वो थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। उसके बाद रिकंसिलेशन में आपने आना है और आपने देखना है कि ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है ना, पहली दफा जब फाइल कर रहे हो तो ये पॉजिटिव में होगी, जैसे अब आ रही है, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, तो ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपकी जीरो हो जाएगी जब इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे तो फिर आपने ये करना है कि पहले आपने जो आपका कैश होगा ना, जब आप वर्किंग कर रहे हो, इसको जीरो कर दें आप, और उसके बाद रिकंसिलेशन में जाके आप चेक करें। अगर तो ये अमाउंट आपकी नेगेटिव में आ रही है तो फिर आपकी, इसका मतलब है सारी वर्किंग ठीक है। अगर ये अमाउंट आपकी पॉजिटिव में आ रही है, जैसे कि पहली दफा वाले लोग करते हैं उनकी आती, तो फिर इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ अपनी गलत कर रहे हो। मतलब ये है कि आपने अपनी कोई इनकम जो है वो बढ़ा के लिख दी है। जैसे कि फर्ज किया, ये अगर मैं रिमिटेंस को डिलीट करता हूँ तो अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव में फिगर आ गई है। इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी जो इनकम है वो कम शो की है, एसेट्स को ज़्यादा शो किया है, तो मेरे पास 70 लाख रुपए की डेफिशिएंसी आ गई है। ये कहाँ से पैसे आए? तो फिर मुझे याद आता है कि जी मेरे पास रिमिटेंस आई, तो मैं रिमिटेंस लिख देता हूँ 9 मिलियन की यहाँ पे। ये मतलब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, हो सकता है आपने कोई एसेट ज़्यादा लिख दिया हो, वो एसेट अगले साल आना हो, आपने इस साल लिख दिया हो, तो पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव में ही आनी चाहिए। तो नेगेटिव में आएगी, इसको कॉपी करें यहाँ से, और जो कैश आपने जीरो किया था आप उसमें जाके इसको पेस्ट कर दें। अब इसमें जाके आपने इसको पेस्ट करना है, कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। अब ये आपकी सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपका यहाँ पे कोई टैक्स पेएबल बना है, जैसे कि ये चार्जेबल में अगर हम आते हैं और कंप्यूटेशन पे देखते हैं, ये भी रिफंडेबल बना हुआ है। अगर आपने कोई टैक्स एडमिटेड बना होगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रीपेयर पीएसआईडी, आपने उसका यहाँ पे क्लिक करके पीएसआईडी बनाना है।
आपने उसकी पेमेंट करनी है, घंटे के बाद दोबारा से इस वेबसाइट पे आना है, इसको क्लोज कर देना, सेव करके आप इसको क्लोज करके बंद कर दें। जब आप दोबारा ओपन करेंगे ना, तो फिर आपने इसको यहाँ से ओपन नहीं करना है। ये देखें, ये ड्राफ्ट में फॉर्म पड़ा हुआ है 114 का, आपने इसको एडिट करके यहाँ से ओपन कर लेना। यहाँ से ओपन करना है, उसके बाद आपने पेमेंट सेक्शन में आना है, और यहाँ पे पेमेंट में जो है ना, आप इसको रीलोड करोगे तो वो चालान आपका इधर आ जाएगा। उसको अटैच कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो उसके ये करने के बाद आपने दोबारा से टैक्स चार्जेबल में आना है, कंप्यूटेशन पे आना है, और इसको कैलकुलेट करना है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो एडमिटेड यहाँ पे आ रहा होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपने आना है एट्रीब्यूट में, और यहाँ पे आपने बिजनेस में देखें अदर सर्विसेज है, तो आप यहाँ पे कोई भी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपसे रेलेवेंट हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने वैसे ही अदर किया है, ठीक है, आप अदर भी कर ले तो एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। उसके बाद जो एक चीज़ है ना, वो आपने ये देखें, अब आप ये कर लोगे ना, तो अब आप इसको जब, हालांकि सारा कुछ कर लिया है आपने, आप इसको जब सबमिट करोगे तो ये आपको कहेगा कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दें हमें, ये देखें, ठीक है, ये एरर दे रहा है आपको। आपने क्या करना है, देखें, आप कोई भी एक एक्सेल की छोटी सी शीट बनाएं, और उसके बीच में जो आपने अपने बिजनेस की ये डिटेल लिखी है ना, ये वाली डिटेल, बस आप समझे कि इसको आपने एक्सेल में कॉपी कर लेना है सारे को। सेम आपने एक्सेल में इसी तरह लिख के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, और अटैचमेंट में आने के बाद यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप फाइनल अकाउंट ये अटैच कर दें, फाइनल अकाउंट के नाम से इसको ओपन करें। ये फाइल यहाँ पे वो अटैच कर देगा, ठीक है, ये अटैच होगा। अब जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपको सेव करने का कह रहा है, आप इसको सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये आपको आप जो है ना, वो कहेगा पिन दें, और उसके बाद ये सबमिट कर लेगा। अब यहाँ पे आपने पिन देना है, और अपनी जो रिटर्न है वो आपने सबमिट करनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।